जी कैसे हैं? बस बढ़िया सर। अच्छा, आपका वीडियो मैंने देखा, आपकी चर्चा जो है जो संजय दीक्षित जी से हो रही है वो भी देखा। अच्छा अच्छा। चलिए, दैट इज रियली ग्रेट एंड गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि जी ये सब पर्याप्त नहीं है। सर, इतना ही किया जा सकता है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा किया जा सकता है। जी। मुझे आप विभिन्न मंचों पे जोड़िए और मैं हाँ उसमें हाँ। ये बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है और कैसे हम, चूंकि हमारी जो सरकार है ये प्रजातंत्र तो है नहीं, ये पार्टी तंत्र है। ठीक है ना? हमारा पहले तो ये गंदे लोगों को टिकट दे रहे हैं, पैसे लेके टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपने भाई भतीजों को टिकट दे रहे हैं, दूसरे जगह से जो लोग अपने लाभ के लिए लोग आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं, और फिर बड़े मुश्किल से कुछ बेचारे बच्चों बुच्चों को जो सालों से लगे हुए हैं उनको कोई यदि लकी है तो उसको टिकट मिल जा रहा है। तो पहले तो टिकट ही ये फालतू के लोगों को दे रहे हैं, तो जीते जिनको टिकट मिलेगा वही जीतेगा ना। वो तो है राइट। नंबर 1, जो भी जीत गया वो कहने को आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका चुना हुआ है, लेकिन वो तो ना अपनी बात कह पा रहा है ना आपकी बात कह पा रहा है, क्योंकि उसका अपना चरित्र नहीं है। राइट। तो अपना चरित्र नहीं है तो दुबले चरित्र का, आपराधिक चरित्र का गंदा सा आदमी है। उसे लग रहा है कि इस व्यवस्था में जितनी भी मिल जा रही है स्पॉइल खाने को वही अच्छी है यार। तो यदि मंत्री बन गए तो अच्छा है, किसी कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बन गए तो अच्छा है, किसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के सदस्य बन गए तो अच्छा है, जिसको जितना मिल जाए उतना ही बढ़िया है। राइट। उसमें इतना साहस नहीं। कई बार बोलता हूँ बीजेपी आरएसएस के लोगों से मिलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि 2 तरह के कन्वर्टेड होते हैं। कन्वर्टेड तो वो है जो मुसलमान है यहाँ पे, और एक कन्वर्टेड वो है जो 2014 के बाद राष्ट्रवादी हुए हैं। तो 2 तरह के कन्वर्टेड लोग घूम रहे हैं इस देश में। हाँ, वो भी अपना लाभ के लिए घूम रहा है। वही मतलब देश का लाभ कहीं नहीं है, वो अपना लाभ देख रहा है। वही है ना? तो अब इन एनी केस जो ये हमारे सो कॉल चुने हुए प्रतिनिधि ये अपनी जितनी जो भी परिस्थितियां हैं, ना तो पार्लियामेंट में आपकी बात या अपनी बात कह पा रहे हैं, ना पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के अंदर वो बंधे हुए हैं पार्टी भिप से, और पार्लियामेंट के बाहर जो है पॉलिटिकल डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। तो एकदम ही डरे हुए घटिया लोग हैं। राइट। वो आपका कोई भला नहीं कर सकते हैं। और जो पार्टी तंत्र है वो प्राइवेट कंपनियां हो गई हैं, तो परिवार की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, कुछ कंपनियों का जो है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी को छोड़ के सभी तो प्राइवेट लिमिटेड है। वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट, उनमें भी प्राइवेटाइजेशन बड़ी जोर से घुसा हुआ है। उनको भी कभी हम दो हमारे दो के आरोपों से जूझना पड़ रहा है? उन्हें भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की जो है ना डाउटफुल निर्णय के में संदेह के घेरे में घेरा जा रहा है। उन्हें भी कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन ठीक ढंग से ना करने के लिए घेरा जा रहा है। उन्हें भी जो है ना 1,78,000 करोड़ जो है ना एनपीएफ के नाम से माफ करने और बाद में उन्हीं लोगों से अनोनिमस बॉन्ड के नाम से चंदा लेने के नाम पे घेरा जा रहा है। उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि जो डिजास्टर फंड है वो ओपेक क्यों है? आपको खर्च करने का अधिकार है, लेकिन इट शुड बी इन पब्लिक डोमेन है। और ओपेक होने के कारण लोग आप उसको राजीव गांधी फाउंडेशन में दे देते हैं पैसा। तो देखिए, ऐसा है, सभी प्राइवेट कंपनियां हैं। डिग्री और फैशन में वो कहते हैं ना, वो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, अदरवाइज जो है सभी प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं और प्रजातंत्र इनके सामने बौना हो गया है। ठीक है ना? अब ये इस बात से सहमत है आपके नहीं प्रखर जी? वो तो है ही, स्थिति तो खराब ही है। आप सभी के सामने, उसमें कोई छुपी बात तो ना है। अच्छा, अब आप ये बताइए, तो जब आपके लोग आपकी बात नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब है हमें सरकार से संवाद करने का कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा नहीं ढूंढना पड़ेगा? तो एक तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग का तरीका है कि चक्का जाम करो, रेल रोको करो, और जो है ना टुकड़ा भाषण दो, जेएनयू में जाओ, यहाँ करो, वो करो, और रातों रात नेता बन जाओ, टिकट मिल जाए। एक तरीका वो होता है। ठीक है ना? लेकिन उससे किसी का भला नहीं होने वाला, उससे कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। ठीक है ना? दूसरा तरीका जो क्राइम फ्री भारत ने सोचा हुआ है, क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि लोगों को जोड़ो, हर कोई अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां करें और क्राइम फ्री भारत को जो है वो करोड़ों की संख्या में
50 करोड़ 100 करोड़ जहां तक पहुंच जाए वहां तक पहुंचाया जाए, और हर किसी के का प्रभाव क्षेत्र 4 से 10 से 20 25 तो सभी का ही होता है। हाँ। यदि हम अपने ही क्लोज निट प्रभाव क्षेत्र में यदि कोशिश करेंगे तो हम आज की असहाय स्थिति में, हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर कोई दूध से जला हुआ है और छाछ को फूक फूक के पी रहा है, और उसे कोई ना कोई चिराग, चाहे यदि वो चिराग को देख के ही यदि एनर्जी मिल जाए तो वो चिराग देख के एनर्जी लेने के लिए तैयार है। ठीक है ना। एक शायद आपने सुना होगा बीरबल उसका कि ठंडे पानी में खड़ा होना था, फिर वो किले की जो है ना दीपक को देख के रोशनी से, तो उसने कहा कि भाई तुम कैसे जिंदा रह गए इतने ठंडे पानी में? बोले मैं हुजूर आपके किले के दीपक को देख के जो है ना उससे एनर्जी ले रहा था, है राइट। फिर वो खिचड़ी वाली कहानी आती है। तो यदि हम सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो हम 50 करोड़ और उसमें पहुंच जाएंगे। और इसके पीछे हम थोड़ा वैदिक की बात भी कहते हैं। देखिए, जब भी हम किसी समस्या में होते थे तो हमारे लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे। कोई शिव को प्रसन्न करता था, कोई ब्रह्मा को प्रसन्न करता था, किसी को ब्रह्मास्त्र मिलता था, किसी को शिवास्त्र मिलता था, कुछ ना कुछ सबको मिलता था, राइट। और तब वो उस समस्या से, उस विभीषिका से निपटते थे। डू यू एग्री विथ मी? तो डेमोक्रेसी में तो पब्लिक को और पब्लिक की आवाज करना ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, राइट। तो हमें लगता है कि क्राइम फ्री भारत को पहले तपस्या करके सरकार की तरफ नहीं देखना है, सरकार से बात नहीं करना है, पब्लिक की जो है ना आवाज बनना है, राइट। और एक बार आपकी तरफ 50 करोड़ लोग आ गए, फिर आप उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है वही काम करना है। थाली बजवाना है, दीपक जलवाना है, और क्राइम फ्री भारत में अधीक्षण गुप्त का जो है ना वीडियो चलाना है कि आप शासन से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, राइट। तो फिर उस संवाद को यदि 50 करोड़ लोग अपने घर पे जो है बिना बाहर आंगन के निकले यदि थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे, तो आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि अंधों को भी दिखाई देगा और बहरों को भी सुनाई देगा? वो तो होता ही है ना। तो प्रखर जी, आपको नहीं लगता है कि मुझे तो ये लगता ही है, ये बात तो मैं बहुत बार कह भी चुका हूँ, सब अलग अलग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सब अपने अपने छोटे छोटे मंचों पे, वो सब एक साथ जब तक नहीं उससे कोई फायदा भी नहीं है ना। जैसे मान लो आप रोज जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, वो एक आध आदमी जो है ना जीत भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बल्कि आप कुछ वोट काट के जिसको जीतना चाहिए उसको हरा देंगे। तो आप अच्छा करने के बजाय बुरा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितने राष्ट्रवादी हैं वो सब अपना अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो एक साथ एक मंच पे लड़ाई लड़े ना अपने विचारों की, तो आपको ये क्राइम फ्री भारत का मंच कैसा लग रहा? मेरे को सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक आप मुझे भेजेंगे ना कुछ छोटा सा कि मतलब क्या नहीं, हम एक काम क्यों ना करें? आप इतने सारे सेशन करते हैं, हम हमारे साथ इसी के ऊपर सेशन करिए, और हम जो बात कहेंगे वो आप हमसे पूछिए, हम आपको सब चीज उसी समय बताएंगे ना। सर अभी तक तो मैं तो कोई देखिए आप जो है, देखिए मैं आपको ये बताऊं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल एक चैनल है जो कि 2020 में जब मैं शासकीय सेवा में था उस समय मैंने चालू की थी, एक हैसियत के तौर पर एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म, राइट। मैंने 2017 हमारी चर्चा भी हुई थी। हाँ। ये आपको याद भी होगा जब मैं इंडिया टीवी में था। हाँ। और आपने फिर मुझे फोन किया था, और ये पूरे जो उस समय रेलवे में थे शायद। हाँ, उस समय हमने जीआरपी हेल्प ऐप और वो सिस्टम बनाया था। हाँ, उस पर भी बात हुई थी, और उस पर आपके इस कॉन्सेप्ट पे भी आपने उस वक्त मुझसे बात की थी। ये बात हो गई पुरानी। तो अब हम जो है अब हम जो है ना क्यों दोबारा उस वार्तालाप को चालू ना करें, आपके दूसरे मित्रों से चालू करें। और मुझे लगता है कि ये मंच जो है सभी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। ये जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहा है, ये खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की बात कर रहा है। वो भी कह रहे हैं हम, वो तो यहाँ तक कह रहा है कि यदि आप चुनाव में खर्च करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, जेल में डालेंगे भाई साहब आपको हम। ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये मानना है, करता हूँ ना। हाँ। मेरे पास तो मैं तो जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ उसमें तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप वीडियो बनाइए ना हमारे साथ। हाँ नहीं सर, मैं इंटरव्यू वाले उसमें काम नहीं करता ना। नहीं देखो, मेरा ये कहना है काम और दूसरा करता हूँ ना सर। हाँ। ये जयपुर डायलॉग में आपके लिए बात करता हूँ ना मैं। हाँ ठीक है। तो क्योंकि उनका बड़ा मंच है और वो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। किसी एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं, उसको उस विषय बात करते हैं, प्रॉपर स्पेस देते हैं। वो आपने देखा होगा बीच में वो उस तरह का नहीं होता, प्रॉपर वो अपनी बात बोलने देते हैं गेस्ट को। तो वहां पे मैं आपके लिए बात करता हूँ।
ठीक है। मेरे पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, मैं तो अपने नहीं देखिए, आप एक काम तो आप ये करिए कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करिए। कर रखा है मैंने, कर रखा है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने जो है ना प्रभाव क्षेत्र में उसको जोर से रिकमेंड करिए, यदि पर्सनल लेवल जो अपने ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, और उसमें अपना खुद आकलन करके कहिए। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं इसलिए कुछ आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं होगा। मतलब मैं अपना फेसबुक वगैरह के थ्रू उसको प्रमोट करता हूँ। ठीक है फेसबुक नहीं, लेकिन मेरा एक है कि उसको प्रमोट करने के पहले यू टेक योर 5 और 7 डेज, आप पहले खुद स्टडी होके कन्विंस होइए। क्योंकि आप क्राइम फ्री भारत का कुछ भेजिए ना, मतलब आपका रोड मैप क्या है? अरे रोड मैप तो जो है ना, इट इज ए रिकॉग्नाइज नेशनल पुलिस मिशन, मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट नोट भेज देता हूँ। लेकिन तब से बहुत यात्रा हो गई जिसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, क्योंकि जब हमको लगा कि ये नेता को मंजूर नहीं होगा तो फिर हमें बहुत सारी कवायद सोचना पड़ी। जब हमने क्रिमिनल्स के रिहेबिलिटेशन की बात आई तो हमें लगा कि किसानों ने क्या गुनाह किया है। सो देन वी हैव कम आउट विद द CFB एग्रो मॉडल, CFB IOS मॉडल, CFB ई-कॉमर्स मॉडल, CFB वॉलेट मॉडल। नाउ जो है हम कह रहे हैं कि हम इस देश को समृद्धशाली अपनी स्ट्रेंथ पे बना देंगे, हमें सरकार नहीं चाहिए। लेकिन हम जो है कानून नहीं बना सकते हैं ना। कानून तो भाई साहब आपको बनाना पड़ेगा ना, हमारे चुने हुए नेता का, चाहे आप अपराधी क्यों ना हो। तो हमारी समस्या ये है कि समाधान में जो गलतियां हुई हैं संविधान में उसको ठीक करना है, जो कानून में गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो अभी लॉर्ड बनी हुई है इसे अकाउंटेबल बनाना है। और जो लिस्ट 1 में एक लॉ ऑफ टॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाना चाहिए था, जो नहीं बनाया है, वो लॉ ऑफ टॉर्ट बनाया जाए, जिससे हमारी जुडिशरी से लेके ब्यूरोक्रेसी सब अकाउंटेबल हो। यदि वो कोई गलत निर्णय लेते हैं तो दे शुड बी फोर्स्ड टू मेक द पेमेंट, दे आर नॉट द लॉर्ड। आप गलत नापतोल कर रहे हो, परिवारों में जो है ना 20-20, 25, 30 साल जो है ना केस चल रहे हैं, मर्डर हो जा रहे हैं, और आप लॉर्ड बने रहेंगे, ये नहीं चलेगा। हमारे साथ अपराध हो रहा है, आप अपराध पंजीयन नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट लॉर्ड, यू आर अकाउंटेबल। डिलेड जो है FIR रजिस्ट्रेशन में पेनल्टी लगना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये व्यवस्था जो है ना मैथिली शरण गुप्त नहीं ला सकते हैं ना। हम टेक्नोलॉजी तो ले आएंगे, टेक्नोलॉजी तो हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। जब तक कानून नहीं बनेंगे तब तक कैसे होगा? तो हमने एक कानून का ड्राफ्ट बना के भी भेजा है, अब तो उसमें भी पीछे नहीं हटे हैं। I have created one draft and submitted on 30th September 2020 to Government of India. That was my last day as a DG. तो उस दिन मैंने वो ड्राफ्ट भेजा एज ए प्रोजेक्ट लीडर ऑफ नेशनल पुलिस मिशन, जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। तो हमने उसमें एक ड्राफ्ट लॉ भेजा जिसका नाम था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस भाषा के तहत भेजा उसको, और उसमें हमने पब्लिक को राइट टू प्राइवेसी दिया। तो हमने डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया और राइट टू प्राइवेसी दिया। यदि चेयरपर्सन ऑफ उसी अथॉरिटी के यदि कोई इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैन ऑलरेडी गो, यदि आपने क्राइम किया है तो इट विल गो टू द पुलिस एंड कोर्ट, राइट। लेकिन यदि वो चेयरमैन किसी थर्ड पार्टी से, चाहे अपने लाभ के लिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर से ही क्यों ना शेयर करें, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन अवेलेबल होगा, 7 साल की मिनिमम सजा होगी। यदि एक से ज्यादा करेंगे तो कॉन्करेंट पनिशमेंट नहीं चलेगा, कॉन्जिक्यूटिव चलेगा। और उसकी रिपोर्टिंग बैकएंड इंजन करेगा, AI करेगी। वो साथ में ये भी बता देगी कि साहब देखो हमारे चेयरमैन साहब ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, ये इसका एविडेंस है, और हमारे चेयरमैन साहब इस समय यहाँ बैठे हैं, जाके उन्हें अरेस्ट कर दो। मालूम पड़ा कि चेयरमैन साहब 28 साल के लिए पैक हो गए जेल में। क्योंकि हमें ऐसी सशक्त व्यवस्था पैदा करना होगी, नहीं तो ये सब लॉर्ड बन जाएंगे। देखिए आपने लोकपाल बिल लाए, आप लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि हुई लोकपाल। नहीं, तो लोकपाल का नहीं मालूम है। RTI को लेकर कोई अच्छा काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना। नहीं तो RTI को तो जो है ना धूर्त लोगों ने कब्जा कर लिया है ना, जो धन का कमाने का साधन मान रहे हैं। तो जब आप धन कमाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि अजय प्रखर जी का मुंह बहुत खुल रहा है, प्रखर जी को जो ना ऊपर पहुंचा देते हैं, आसानी से कम पैसों में काम बन जाएगा। तो उसमें RTI एक्टिविस्ट मर रहे हैं। RTI एक्टिविस्ट जो है ना आर डाइंग बिकॉज ऑफ देयर क्रिमिनल इंटेंट। हाँ, वो तो है, ब्लैकमेलर्स हैं कई उसमें। हाँ, दे आर ब्लैकमेलर्स। बिल्कुल, आपने जो PIL के थ्रू किया गया,
और वही काम अब आरटीआई के थ्रू हो रहा है। तो इस्तेमाल तो क्या गलत करते हैं लोग किसी भी चीज का। 2 कर दो इसमें, एक इधर को एक इधर को, 2 निकाल लो। तो मैं काम करता हूँ, मैं संजय जी से बात करता हूँ एक बार। और संजय जी का नंबर मुझे भी दीजिए जरा, वो मेरे ख्याल से 86 बैच के ऑफिसर है ना। अब इतना मुझे मालूम नहीं है। मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद वो राजस्थान कैडर के 86 बैच के आईएएस हैं। अच्छा। मैं उनको आप बताइए कि मैं 84 बैच का हूँ। नहीं, मैं उनको बता दूंगा पूरा, है ना। और आप उनका यदि उनसे पूछ के या अदरवाइज आप उनका कांटेक्ट नंबर मुझसे शेयर करेंगे तो मैं भी उनसे बात कर लूंगा। हाँ, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, फिर आपको नंबर दे दूंगा उनका मैं। ठीक है। तो बाकी सर क्या चल रहा है एमजी में? मैं तो बदलाव में लग गया हूँ। मुझे तो लग रहा है कि हमें जो है इस पूरे राजतंत्र को बदलना चाहिए, क्योंकि ये हम जब तक समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक हमारा भला होने वाला है नहीं। तो है। हमारी समस्या कहीं दूसरी जगह है और वो अब कैंसर का रूप ले चुकी है। और ये चूंकि सभी कैंसर का जो है ना दवा बेचने वाले लोग हैं, तो अब इनके सहारे तो कैंसर का इलाज हमारा हो नहीं सकता है। समझ रहे ना? नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी तो लोग अलग तरह के उसमें चले जाते हैं, आप कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। अरे हम तो आमूल चूल बदलाव की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपको समृद्धशाली बना देंगे। हम दूसरे से थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आई एम हैविंग द रोड मैप फॉर एवरीथिंग एंड इट विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जिसमें अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लॉर्ड कोई नहीं होगा, जेल भेजेंगे सीधे, क्योंकि मुझे किसी में भरोसा नहीं है। मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी को ऊपर नीचे से देखा हूँ, इन नेताओं को ऊपर नीचे से देखा हूँ, मुझे इनमें से किसी में भी श्रद्धा नहीं है। नहीं, मैं तो जुडिशरी में भी आप देखो ना, कोई तो क्या है मतलब ये बताइए आप। जस्ट ए मिनट प्रखर जी, मैं आपसे थोड़ी सी बात ठेठ भाषा में कर लूं क्या? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जुडिशरी में कौन पैदा हो रहा है, वो वकील जिनकी वकालत नहीं चलती है बहुत सारे लोगों की। यही मैं कहने वाला था, बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला था। और उनको सरकार जो है फेवर देते हुए जो है ना बनाती है, फिर वो उसमें पूरा नेपोटिज्म है। आप देख लो वो कब्जा कर जी। जरा मैं सिस्टमेटिकली कहता हूँ, आपको मजा आएगा उसमें, ठीक है ना। देखिए इसमें जो देखने की बात यह है कि कम उम्र में जो घुस गया अंदर, वो हाई कोर्ट का जज बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेगा, बाद में वही जो है जज सुप्रीम कोर्ट का बनेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। उसकी जड़ क्या है? यही है नंबर 1। अब आप ये देखिए, क्या ये घराने नहीं बन गए हैं? नेपोटिज्म है उसमें बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं तो उसको जो ना संगीत के घराने जैसा कहता हूँ। फॉर मी संगीत का घराना। समझ में नहीं आती मुझे, एक बात समझ में नहीं आती कि सीबीआई डायरेक्टर जो बनता है वो आईपीएस बनता है, ठीक है, डीजी एक आईपीएस बनता है, हर सर्विस में कैबिनेट सेक्रेटरी वो एक आईएएस। अरे भाई साहब, ये सभी नौकरी कर रहे हैं यार, ये अपने हितों के लिए जी रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक जुडिशरी सर्विसेज क्यों नहीं होती? मैं ये नहीं कह रहा उससे करप्शन दूर हो जाएगा, लेकिन सोचिए कि जिस व्यक्ति ने 15 साल 20 साल वकालत करी, जिससे कानून से खिलवाड़ करा, वही एक दिन जज बन जाता, तो एक दिन के अंदर वो कैसे पंच परमेश्वर बन गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 साल तक वकील रहते हुए सारे कानून की धाराओं से खेल किया और एक दिन वो जज बन जाता है, तो आप कैसे मान लें कि एक दिन में इसका प्राप्ति होगी के नीचे बैठ के? इसको बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसी व्यवस्था को आने नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारा तो घराना चल रहा है, तो घराना बाधित हो जाएगा। और वो घराना इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब कितने एडीजी जो हैं जो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, मुझे तो एक भी याद नहीं कोई एक एडीजी भारत का सीजीआई बनाओ। नहीं, बन ही नहीं सकता है ना वो। तो बात वो एज उसके फेवर में ही नहीं आएगी ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप इंडियन जुडिशियल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, ये 2 लेवल की इंडियन 2 लेवल या 3 लेवल उसमें रखे जाएं, जैसे सब इंस्पेक्टर का लेवल, डिप्टी एसपी का लेवल और आईपीएस का लेवल है। उसी तरह से होना चाहिए। उस तरीके से होना चाहिए। और उसी में से जो है ना, उससे भी कोई गारंटी नहीं कि करप्शन दूर हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक सिस्टम तो बनेगा ना। गारंटी तो 2 मिनट में देते हैं ना। अकाउंटेबल बनाइए उनको अपने डिसीजन के लिए। उसके लिए एक अपीलेट अथॉरिटी होगी, जहाँ पे आप जो है जुडिशरी को उसकी मेंसरिया के लिए अपील कर पाएंगे। मेंसरिया, जहां आप जुडिशरी पे आरोप लगाएंगे कि इन जज महोदय ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया, और जज को डिफेंड करना चाहिए कि नहीं, उन्होंने लॉजिकल निर्णय लिया है।
आपके किस फैसले को आपने कितने दिन तक, किस केस को कितने दिन तक लटकाए रखा, इसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो किसी की। अरे बहुत सारे लोग तो जो है उनको जजमेंट लिख के पहुंच जाता है, वो साइन करते हैं। इस देश की अनफॉर्चुनेट व्यवस्था है। बहुत सारे टाउट्स जो है ना, ये कहते हैं कि इस तारीख को इसमें जजमेंट हो जाएगा। बहुत यही कि कोई इस पर बोल नहीं पाता।